गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मैं आपके सामने आज पुनः हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक किसी भी परीक्षा की दृष्टि से देखें और किसी भी कक्षा के लिए देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करें आपको हम थोड़ा सा दिशा निर्देशित करना चाहेंगे कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में और साथ ही साथ हमारे देश में, हमारे समाज पर कोरोना का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है और शासन प्रशासन हर तरह से लोग सतर्क हैं। तो ये हमारा और आपका भी दायित्व है कि प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए हम अपना और अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा करें। हमारी वजह से उनकी सुरक्षा हो सके, ये सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। इसलिए आप कोरोना के नियमों का पालन करें, ठीक है, और घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि कहा गया है कि स्थिर जल भी एक निश्चित समय के बाद सड़ जाता है, यानी उसमें भी सड़न उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो हमारा ज्ञान कंटिन्यू बना रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अध्ययन करते रहें। तो आपको उसी कार्यक्रम के तहत आप कह सकते हैं कि आपको उसी आपके पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ने के लिए मैं पुनः आपके सामने हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सही मायनों में व्याकरण की शुरुआत आप कह सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो मैं आपको निश्चित ही हिंदी व्याकरण बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर के प्रारंभ करूँगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका और अन्य टीचरों की भांति रोचक ना लगे, अच्छा ना लगे, या बहुत अधिक तामझाम से परिपूर्ण ना हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो निश्चित ही आपको आने वाले किसी भी परीक्षा में, चाहे वो किसी क्लास की हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही आप उस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। ये मेरा आपसे वादा है, बल्कि ये पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज हिंदी व्याकरण में सबसे पहले और सबसे पहला टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संज्ञा, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्लियर? संज्ञा, ठीक। अब ये टॉपिक जो आपके सामने है, ये बिल्कुल जाना पहचाना सा आपके सामने है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को आप केवल मुझसे ही पढ़ लें, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप जान चुके हैं। बस मैं आपके उस ज्ञान को जो आपके दिमाग में है, केवल उस ज्ञान को थोड़ा से मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिससे अगर आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर के किसी प्रकार की दुविधा हो तो वो सारी दुविधा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संज्ञा शब्द के अर्थ को, ठीक है, फिर उसकी हम परिभाषा को देखेंगे, ठीक, उसके बाद हम उसके भेद को देखेंगे, कितने भेद हैं, और फिर उन भेदों की डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, ठीक है। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। क्लियर? यानी नाम को व्याकरणिक रूप से कहा जाए, यानी जो ये नाम मैंने लिखा है सर, नाम को व्याकरणिक रूप से अगर कहा जाए तो नाम को व्याकरणिक रूप से हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। अब मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा, आप मन में विचार कीजिए कि हमें नाम की आवश्यकता क्यों होती है, या किसी वस्तु की
ठीक है, किसी वस्तु को नाम की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो आपके मन में यह विचार आया होगा कि नाम से हमें एक पहचान मिलती है। ठीक है, नाम जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को पहचान प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि आप जिस कक्षा में हैं या आपके जो मित्र हैं, आपसे हम पूछ लें कि आज वो कौन नहीं आया। ठीक है, आज वो नहीं आया, सॉरी, आज वो नहीं आया, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कौन नहीं आया, क्योंकि आपके मित्र तो बहुत सारे हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि अरे वो आपका मित्र जो मोहन है, तो तुरंत मोहन कहते ही एक जो विशेष मोहन जो नाम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ठीक है, इंगित किया गया है, तो आपके जेहन में वो बात आ जाएगी कि अच्छा वो, ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, उसके अनुपस्थिति में भी आप उसको बाखूबी जान लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति या उस बालक की पहचान उसके नाम से होती है। ठीक, जैसे अगर आपसे कह दें कि बेटा आप किताब ले आओ, ठीक है, बुक, तो आप कौन सी किताब लाएंगे? फिर हम आपको कहते हैं हिंदी की किताब लाओ, तो जैसे हम कहेंगे हिंदी की किताब ले आओ, तो तुरंत ही आपके जेहन में, आपके दिमाग में बात है कि अच्छा ठीक है, हिंदी मतलब कोई एक पर्टिकुलर विषय की बात हो गई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि नाम जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु के पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नाम, और इसके हम अगर हम परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, कि परिभाषा संज्ञा की क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम किसे कहेंगे उस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि आपकी कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो बस आपको परिभाषा आप स्वतः लिख सकते हैं, आप स्वतः जान सकते हैं। ठीक है, कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं संज्ञा की। तो देखिए, हमने कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बस आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि किसी का नाम हो, किसी का भी नाम हो। ठीक है, अगर किसी का नाम होगा तो वह क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, अब किसी का नाम हो, किसका? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, राधा, किरण, कुछ भी, किसी, हमने कहा व्यक्ति का नाम हो सकता है। किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किताब, पंखा, है ना, बैग, थैला जिसको आप कह सकते हैं, कुर्सी, मेज। ठीक है, किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, जैसे इलाहाबाद, अयोध्या, ठीक है, बनारस, दिल्ली, ये क्या है? स्थान विशेष का नाम है। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि जैसे प्रेम, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक, मीठा, ये भी क्या है? नाम ही है, चाहे वो किसी का गुण हो या कोई भाव हो। तो हमने क्या कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी, चाहे वो, हमने क्या कहा, व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, या किसी भाव या गुण, चाहे किसी का भी नाम हो, बस नाम होना चाहिए। जैसे ही नाम हुआ वह आप स्वतः समझ जाइए कि वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान क्या है? संज्ञा है। क्लियर? तो आइए किसी डिफिनेशन देखते हैं कि किसी, ठीक है, प्राणी, ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, ठीक है, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमने अभी तक आपको बताया उसी चीज को हमने यहां पर लिपिबद्ध किया कि संज्ञा की डिफिनेशन या परिभाषा क्या है कि किसी प्राणी, जिसको आप व्यक्ति कहते हैं, तो किसी प्राणी, किसी वस्तु,
किसी स्थान या किसी भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी सीधी एक सिंपल सी डिफिनेशन। आप इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यही तो कहते हैं ना कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उसी चीज को मैं, चूंकि ये हिंदी व्याकरण की क्लासेस में मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। बेटा आप देखिए, कुछ आपके समझ में आए ना आए, बस इतना आप अपने जेहन में बैठा के रखना कि जहां पर जिस किसी का भी नाम होगा, क्योंकि संज्ञा शब्द का अर्थ ही नाम होता है, तो जिस किसी का भी नाम होगा तो जहां नाम होगा वहां तुरंत क्या होगा, संज्ञा होगा। अब वो नाम किसी का भी भाई हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी स्थान का हो, किसी भाव का हो, किसी गुण का नाम हो, बस नाम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही नाम होगा वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान किसके अंतर्गत आ जाएगी, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर? जैसे ठीक है, मोहन, सोहन, गीता, ठीक है, आप कह सकते हैं किताब, मेज, ठीक है, बचपन, ठीक है, आदि। बचपन आप कह लें और यहां पे कह दें, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, मुंबई आदि। क्लियर? अब यहां पे देखिए, मोहन, सोहन, गीता किसका नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। किताब, मेज किसका नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया। स्थान की बात करें तो दिल्ली, मुंबई स्थान का नाम हो गया। भाव की बात करें तो ये बचपन, ठीक है, बचपना जो होता है, ठीक है, ये आपका भाव हो गया। क्लियर है? और आपके गुण की बात करें तो आप यहां आप कह सकते हैं कि मिठास कह लीजिए, ठीक है, मिठाई वो नाम हो जाएगी। मिठाई अगर कहते हैं तो मिठाई किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, वो फिर संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संज्ञा तो वही है। क्लियर? लेकिन यहां अगर मिठास कह दें तो मिठाई का जो गुण होगा वो उसका गुण क्या होता है, मिठास, ये भी फिर संज्ञा हो जाएगी। लेकिन किस प्रकार की संज्ञा, ये गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात नाम को हम व्याकरणिक रूप से क्या कह सकते हैं, संज्ञा। यानी नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या फिर गुण का नाम हो, किसी का भी नाम होना चाहिए तो वह क्या होगा, संज्ञा होगा। तो यहां डिफिनेशन बन जाती है कि किसी प्राणी अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, गीता, किताब, मेज, बचपन, मिठास, दिल्ली, मुंबई आदि। ठीक है, बहुत सारे हैं, सब कुछ है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर? देखिए, अगर कोई ऐसी बात हो सकता है कि इस टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कोई चीजें आपको इन केस बोर्ड पे दिखाई ना दे रही हो, तो आप आवाज को सुन करके भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम देखते हैं संज्ञा के
भेद, ठीक है, संज्ञा के भेद। आप संज्ञा के भेद कहें या संज्ञा के प्रकार, बात एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नो डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इंग्लिश के अर्थों में देखेंगे तो 5 हो जाता है, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम आप आज का टॉपिक लिए हैं संज्ञा, और यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं, यानी संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद की बात कर रहे हैं, वो भी हिंदी में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी में संज्ञा के भेद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के, ठीक है, 3 भेद होते हैं, ठीक है, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्लियर। नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक, ठीक है, संज्ञा। क्लियर। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्लियर। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है, आइए देखिए। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इंग्लिश वगैरह में तो 5 बताते हैं, ठीक है, अभी 2 कुछ छूट रहा है, कौन सा, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के अंतर्गत आते हैं, उनको हम यहां देखेंगे, ठीक है, यहां देखेंगे। क्लियर। यहां पे क्या हो जाएगा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर। और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सामान्यतः तो आप 5 जानते ही हैं कि 5 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अब चूंकि आप व्याकरण के दृष्टि से, व्याकरण के व्यू से देख रहे हैं, तो आप यहां देखेंगे कि संज्ञा के हमेशा याद रखिएगा कि 3 भेद ही होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो आपका होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। क्लियर। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसके 2 और उपभेद हैं, वो आपका द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा और अगला है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये बात हो गई जो है संज्ञा के भेदों की। क्लियर। अब इतना आज आप जो है जितना मैंने आपको बताया है उसको बिल्कुल आप इत्मीनान से एक बार वीडियो को पुनः पीछे जाकर के रिवाइंड करके कि सुनेंगे, ठीक है, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, और इन केस अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप निसंकोच ही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई नो डाउट, ठीक है। तो आप इसको आज पढ़िए। अगली क्लास में हम संज्ञा के भेद अर्थात जो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उसके अंतर्गत हम ये सब देखेंगे। तो कल हमारी जो दूसरी क्लास होगी संज्ञा की, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इतना आप कल तक की क्लास तक तैयार कीजिए और फिर कल इसको हम पुनः कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।